हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जो कि काफी बेहतर तरीके से चल रहा है। इस प्रश्नकाल सीरीज का आज हम लोग 33वां लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं और आज के 33वें लेक्चर में हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 7 कंप्लीट करने वाले हैं। और आज ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है और आपके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आपको कम से कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस वीडियो का लाइक टारगेट 150, फटाफट आप लोग वीडियो के लाइक टारगेट को कंप्लीट कीजिए। और आपके लिए एक ऑफिशियल न्यूज आ चुका है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक 2022 यानी JEE-CUP 2022 एग्जाम सच में पोस्टपोन्ड हो चुका है। ऑफिशियली न्यूज भी आ गया है कि ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है और इसका एग्जाम अब कब होगा इसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम 15 जून तक तो आपको जरूर टाइम मिलेगा। जब भी एग्जाम होगा तो 15 जून के बाद ही होगा, तो अभी से हमारे पास 15 दिन का वक्त बचता है और इस 15 दिन के लिए हम लोगों ने कुछ नया प्लान किया है, जो कि आज के लेक्चर के लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा। अगर आप लोग का उस पे अच्छा एग्जीबिशन मतलब अच्छा सपोर्ट रहेगा, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उस प्लान पे एग्जिबिट करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से आप जाके टेलीग्राम को सर्च कीजिए, देन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं और साथ ही साथ कोई भी एग्जाम से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन यहीं पे मिलता है और क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स, क्विज सब यहां मिलता है। इसलिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन आई का, आज हम लोग बेसिकली जो लेक्चर ओरिएंट किए हैं ये आपके ह्यूमन आई पे है, यानी मानव नेत्र पे क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं कराया था, तो नेत्र से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो पहले आप नेत्र के स्ट्रक्चर को, संरचना को समझेंगे, जो कि आप देखिए आपके एग्जाम में कोई डायग्राम नहीं आता है, लेकिन मैं डायग्राम इसलिए यूज करता हूं क्योंकि डायग्राम दिखाने के बाद आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आती है और दिमाग में छप जाती है, तो ज्यादा देर तक याद रहता है और याद करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो डायग्राम नहीं आएगा लेकिन आपको डायग्राम से समझना आसान होता है, और बायोलॉजी को बिना डायग्राम के समझना भाई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। ठीक है, तो आपको आई के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं, यानी मानव नेत्र के बारे में। देखिए मानव नेत्र के बारे में जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन आया कि मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में कॉर्निया किसका भाग है, तो हो सके आंख का कोई भी भाग दे देगा और पूछेगा कि ये किस अंग का भाग है। तो आपको आंख के कुछ फेमस अंग हैं, कुछ फेमस पार्ट हैं, उसके नाम मैंने लिए हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि रेटिना याद रखना है। क्या याद रखना है? रेटिना वो किसका है? आंख का पार्ट है। और रेटिना का काम क्या है? सब चीज से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर ये स्क्लेरा, ये भी आपके आंख का पार्ट है। आइरिस, ये भी आपके आंख का पार्ट है। प्यूपिल, ये भी आंख का पार्ट है। कॉर्निया और लेंस, इतने चीज जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि ये सब क्या है, आपके आंख के क्या हैं, पार्ट्स हैं। और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सा है अब मैं बताता हूं। जैसे कि क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? रेटिना, जिसके काम के बारे में पूछता है। प्यूपिल पूछता है। आइरिस पूछता है। तो देखिए आइरिस और प्यूपिल में जैसे कि आपको नॉर्मल आंख से दिखाता हूं, जो बीच में ये काली वाली है ना, बीच में जो ये काला वाला है उसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं, यानी पुतली, हिंदी में क्या कहेंगे? पुतली। और उसके साइड में जो ब्राउनिश टाइप का, हल्का ब्लैकिश टाइप का, वो आइरिस कहलाता है। और ये व्हाइट कलर का है, इसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। ठीक है, कि आई स्ट्रक्चर में किसको क्या कहते हैं। देखिए ये जो आपका काला वाला है इसको हम लोग प्यूपिल कहेंगे, उसके साइड वाला को आइरिस कहेंगे और इधर वाला को क्या कहेंगे? व्हाइट वाला को स्क्लेरा कहेंगे। तो ये तीन चीज तो क्लियर हो गया, आइरिस और फिर क्या कहते हैं प्यूपिल और स्क्लेरा, ये तीनों तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर रेटिना होता है और कॉर्निया होता है और लेंस होता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? भैया जो ये कॉर्निया है वो मानव नेत्र का भाग है, यानी आंख का भाग है।
कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होगा कि जो नेत्रदान किया जाता है, आंख दान किया जाता है, तो पूरा आंख दान नहीं किया जाता है, सिर्फ उसमें एक कॉर्निया पार्ट को ही दान किया जाता है। तो यही आपको पूछ रहा है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग को प्रयुक्त किया जाता है, तो वो है सिर्फ क्या, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया को ही नेत्रदान में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है। देखिए, नेत्र में यदि कोई प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो उसका जो ये नियंत्रण करेगा वो आइरिस करता है। कौन करता है, आइरिस। कौन करता है, आइरिस। ये कैसे करता है, तो पुतली के आकार को बदल के। ठीक है, वो आपके मैं क्वेश्चन लिया हूं, मैं आपको अच्छे से डायग्राम से समझाऊंगा। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी नेत्र में, आंख में, नेत्र में जो कोई भी प्रकाश प्रवेश करता है तो उसके लिए कंट्रोल के लिए कौन काम करता है, आइरिस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आंख के किस भाग पर भैया वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर। आपको बताया था ना, रेटिना पार्ट, रेटिना पर ही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। जो मानव नेत्र में आपने रेटिना देखा, उसमें जो रंगों को पहचानने के लिए, रंग को अलग अलग कैसे, कौन सा रंग कौन सा है, तो उसको पहचानने के लिए कोन्स कोशिकाएं होती हैं। कौन होती हैं, कोन्स पाई जाती हैं। कौन सेल कहा जाता है, कोन्स पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में, आंख में क्या होता है, रंगों को विभेद करने की क्षमता रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इसी के बारे में मैं बता रहा था कि मैं आइरिस कैसे काम करता है वो बताऊंगा। आइरिस का क्या क्रिया है, यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ था इसलिए मैं ऊपर में लिख दिया हूं। आइरिस का क्या क्रिया है, आइरिस क्या करता है। तो देखिए, आइरिस तो आपको बताया था, ये जो बीच में काला वाला है उसको प्यूपिल कहते हैं, बगल बगल वाला को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। वो आइरिस का काम क्या है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। क्या करता है, पुतली यानी प्यूपिल, और बीच में जो काला वाला है उसी को प्यूपिल कहते थे, उसके आकार को नियंत्रित करता है। कैसे, और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि आइरिस के बारे में, कि प्रकाश जो आंखों में प्रवेश करती है उसको भी नियंत्रित कौन करता है, आइरिस। इसी पुतली के आकार को नियंत्रित करके। देखिए, यदि ये नॉर्मल लाइट में है, नॉर्मल लाइट में है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यदि ब्राइट लाइट में, आप ज्यादा लाइट में जाइएगा तो आपका प्यूपिल छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और आपका आइरिस बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से कंट्रोल करता है। और यदि आप डीम लाइट में जाइएगा, कम लाइट में, तो आपका आइरिस छोटा हो जाएगा। आइरिस जब छोटा होगा तो खुद ब खुद प्यूपिल क्या हो जाएगा, बड़ा दिखने लगेगा। तो समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से क्या होता है, वर्क करता है कौन, आइरिस। देखिए, आइरिस के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टेक 1 सेकेंड। यहाँ पे हायर, यहाँ पे ये नहीं होगा, आइरिस होगा। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये आएगा कि आइरिस का क्रिया क्या है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आइरिस जो होता है ब्राइट लाइट में, ये भी पूछा जाता है, चमकीला लाइट में आइरिस क्या होता है, फैलता है, यानी रिलैक्स होता है। क्या होता है, रिलैक्स होता है। और डीम लाइट में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है। कौन, आइरिस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सब कोई को समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने जनरली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में और होने चाहिए थे उसको मैंने लिया है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट से क्वेश्चंस नहीं है। चलते चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं, देख लेते हैं। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग पता है आपको, हमारा चमड़ा यानी चमड़ी, स्किन को कहा जाता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, क्योंकि स्किन सच में सबसे बड़ा अंग है। क्योंकि आपके बॉडी के हर एक अंग पे को किससे ढका हुआ है, हर एक बॉडी पूरा कवर्ड किससे है, स्किन से। तो स्किन से बड़ा कोई भी ऑर्गन हमारे बॉडी का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। जो हमारा त्वचा है, किसी का गोरा है किसी का काला है, तो उसको रंग जो देता है वो मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, जिसको हिंदी में वर्णक कहते हैं। पिगमेंट को ही वर्णक कहते हैं। ठीक है, तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, कौन सा है, मेलानिन वर्णक है। और मेलानिन हो जाएगा आपका आंसर। और मेलानिन जो सिक्रीट होता है, मेलानिन जो बनाता है, वो कौन सी कोशिका बनाती है, मेलानोसाइट बनाती है। कौन सी कोशिका बनाती है, मेलानोसाइट। ये मेलानोसाइट की कोशिकाएं हैं जो कि मेलानिन बनाती हैं, और इसी मेलानिन के द्वारा स्किन के कलर को कोऑर्डिनेट किया जाता है। जिसमें मेलानिन ज्यादा होता है वो थोड़ा श्यामला होता है, जिसमें मेलानिन कम होता है वो थोड़ा सा गोरा होता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का ऊपरी सतह कहलाता है, जो त्वचा है उसका ऊपरी सतह हमारा क्या कहलाता है? त्वचा का ऊपरी सतह हमारा एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। क्या? एपिडर्मिस हम लोग त्वचा के ऊपरी सतह को कहते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि त्वचा के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग। कशेरुक जंतु यानी वर्टिब्रेट जितने भी हैं, जितने भी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? सिर्फ मानव में ही नहीं, पूरे कशेरुकी में जितना भी वर्टिब्रेट है, सभी वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट कहने का अर्थ हुआ जिसमें भी वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसे हम लोग कशेरुक जंतु कहते हैं। तो उसमें सभी जंतुओं में से सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो एनामेल होता है। कौन सा होता है? एनामेल। और एनामेल आपके दांत के जो व्हाइट वाला परत है ना, उसी को हम लोग एनामेल कहते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो एनामेल कशेरुकी जंतुओं के शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्उद्भवन को प्रदर्शित करता है? पुनर्उद्भवन कहने का अर्थ हुआ कि यदि उस अंग को, जैसे कि ये यकृत है, ठीक है, यकृत यहाँ से क्या हुआ? डैमेज हो गया, काट के निकाल दिया गया, देन वो धीरे धीरे फिर से वो ग्रो कर जाता है। क्या कर जाता है? ग्रो। जैसे कि छिपकली का पूंछ, छिपकली का पूंछ में क्या होता है? आप तोड़ दीजिए, फिर से वो पूंछ अपने आप बन जाएगा, उसी को पुनर्उद्भवन कहते हैं। तो वो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो पुनर्उद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो वो इसमें से ऑप्शन में है यकृत, जो कि यकृत क्या करता है? यकृत पुनर्उद्भवन को प्रदर्शित करता है। यदि यकृत को यहाँ से काट के निकाल दिया जाए, तब फिर धीरे 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 यकृत उतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, यानी ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सकता है? तो वह है मस्तिष्क। याद रखिएगा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी का ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन यानी मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, जबकि गुर्दा यानी किडनी किया जाता है, हृदय किया जाता है, फेफड़ा किया जाता है, लेकिन मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो वो है क्या? मस्तिष्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। जो अनिवार्य अमीनो अम्ल है यानी एसेंशियल एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड ही तो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, क्योंकि एमिनो एसिड का पॉलीमर, बहुत सारा एमिनो एसिड मिल करके क्या बनाता है? एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है। तो वही जो अनिवार्य एमिनो अम्ल है, जो कि हमारे बॉडी में इसेंशियल एमिनो एसिड है, उसकी संख्या कितनी है? तो 20 एमिनो एसिड जो कि इसेंशियल एमिनो एसिड मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो हमारे शरीर का कौन सा ऐसा प्रक्रम है जिसमें कि प्रोथ्रोम्बिन पार्टिसिपेट करता है? तो प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। और क्लॉटिंग फैक्टर का अर्थ होता है कि रक्त को जमने का कारण। क्या? रक्त जमने का कारण। तो रक्त जो जमता है वो उसी को हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर उसको कहते हैं जो रक्त के जमने में मदद करे, और वह प्रोथ्रोम्बिन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि ये रक्त जमाव, शारीरिक कौन सा शारीरिक प्रक्रिया में ये इन्वॉल्व होता है? तो रक्त जमाव में ये इन्वॉल्व होता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन है, इसका संबंध हमारे शरीर के रक्त जमाव शारीरिक प्रक्रम से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा, यानी हिंदी में कंडरा बोलते हैं और इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन और लिगामेंट। ये कॉन्सेप्ट वो बच्चे जरूर बता देंगे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट के बारे में मैंने तो वहां पे एकदम डिटेल से समझाया था कि टेंडन और लिगामेंट का काम क्या है। देखिए, टेंडन को हिंदी में कंडरा कहते हैं, और ये कंडरा क्या करता है? जोड़ता है। किसको किसको? याद रखिएगा, मसल टू बोन को जोड़ता है, यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कंडरा है यानी टेंडन है, वो क्या जोड़ता है? पेशी से हड्डी को जोड़ता है, यानी मसल टू बोन। याद रखिएगा, हड्डी को पेशी से, इस दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। हड्डी को पेशी से या पेशी से हड्डी को। याद रखिएगा, पेशी को हड्डी से, यानी मसल टू बोन। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये जो टेंडन का काम है, पेशी से हड्डी को जोड़ता है, और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व का मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम तत्व का सबसे ज्यादा भूमिका अपनाया जाता है। Ca+2 के बिना रक्त जमाव का प्रक्रिया बहुत अधूरा है, वो पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए कैल्शियम क्या है, रक्त जमने में किस तत्व का मुख्य भूमिका होता है? तो वो है कैल्शियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग को कहा जाता है? सर्वग्राही कहने का अर्थ हुआ जो सभी से ग्रहण कर सके, सभी से ले सके, और सभी से लेने वाला ग्रुप AB ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। AB ब्लड ग्रुप क्या है? सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। और सर्वदाता यानी सभी को दे सकता है, तो वो कौन है? O क्या है? सर्वदाता है। और AB क्या है? सर्वग्राही है। तो सर्वग्राही होता है जो कि सभी से ले सकता है, सर्वदाता होता है जो सभी को ब्लड ग्रुप, वैसा ब्लड ग्रुप जो सभी को दे सकता है। ठीक है, तो ये जो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है वो AB है और सर्वदाता ब्लड ग्रुप O है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आज के स्कीम पे कि हम लोगों ने इस 15 दिन के लिए क्या सोचा है। देखिए, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर कंप्लीट हो गया है और इस प्रश्नकाल सीरीज में हमने लगभग 33 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और कम से कम 2 लेक्चर मैं सोच रहा हूं इसमें अपलोड करने का। लेकिन इस सीरीज में मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया है। डाइवर्सिटी बचा हुआ है, जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब बचा हुआ है। ठीक है, ये 2 चैप्टर कम से कम आपको कराना होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपका एक बुक जो कि फेमस बुक है, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, मैक्सिमम बच्चों के पास होगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी का। इसमें मॉडल पेपर दिया हुआ है। कितना मॉडल पेपर दिया हुआ है? 5 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि इस 15 दिन के बचे टाइम में मैं इस 5 मॉडल पेपर को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। इस 5 मॉडल पेपर में, हर मॉडल पेपर में बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। और 50 क्वेश्चन है तो 5 मॉडल पेपर में टोटल कितने हुए? 250 प्रश्न। और उस 250 प्रश्न से मैं लगभग कितना, मतलब एक प्रश्न से जितने तरीके का और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दूंगा। तो मतलब समझ रहे हैं, ये 250 प्रश्न यदि और आप कर लेते हैं तो मतलब आप और 250 नहीं बल्कि 500 से 600 प्रश्न और सीख जाते हैं। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हमको लगता है कि और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद और भी चीज़ें आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो यदि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, कमेंट जो भी बच्चे करेंगे, आप सभी बच्चे कमेंट कीजिए कि जिनको भी लगता है कि नहीं ये मॉडल पेपर का सीरीज हमें लॉन्च करना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं कल से मॉडल पेपर सीरीज लॉन्च करूंगा। सबसे पहले एक वीडियो डालूंगा कि मैं मॉडल पेपर को किस तरीके से कवर करूंगा। ठीक है, कितने लेक्चर में करूंगा और कैसे करूंगा, कब तक में ये कंप्लीट होगा, एक तरीके का शेड्यूल जारी करूंगा। अगर आप लोग बोलोगे देन मैं मॉडल पेपर को क्या कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से डील करूंगा। मेरे ख्याल से मैं जब उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक अरिहंत वाला बुक देखा तो इसका मॉडल पेपर में काफ़ी ठीक लेवल का क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन उटपटांग हैं जो कि देखिए मैं बताता हूं कि 50 क्वेश्चन है तो उसमें 5 क्वेश्चन हर मॉडल पेपर में ऐसे होंगे जो कि आप कभी सुने भी नहीं होंगे, और कुछ क्वेश्चन मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कभी सुना भी नहीं हूं, ऐसा क्वेश्चन आता है 1-2 आपके एग्जाम में, ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है। मैं उस 5 जैसे क्वेश्चन जो फालतू क्वेश्चन है, जो कि एकदम मतलब होता है ना एक्सेप्शन क्वेश्चन है, जो कि बहुत कम चांस है आने का, तो अगर वैसा क्वेश्चन आता भी है तो आपके एग्जाम में हमको लगता है कि आपको बनाने में काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि वैसे बहुत सारे टर्म्स हैं। तो हो सके तो मैं 50 में से 45 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो फालतू होंगे उसको मैं छोड़ दूंगा। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको अगर आप लोग सहूलियत देंगे, आप लोग का मतलब एक तरीके से रुझाव होगा इस मॉडल पेपर सीरीज को लेकर के, तो मैं 15 दिन के अंतर्गत, 15 दिन तो काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैं शेड्यूल जब जारी करूंगा, मैं इसके लिए प्लानिंग अभी तक नहीं किया हूं कि कैसे इसे कंप्लीट करना है, लेकिन मैं प्लानिंग करूंगा। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोग मैक्सिमम बच्चे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का कॉमेंट आया कि यस सर हमें मॉडल पेपर सीरीज चाहिए, तो क्योंकि चैप्टर वाइज तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए, अब मॉडल पेपर देख लेते हैं। मॉडल पेपर देखने से क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपको फील हो जाएगा कि नहीं हमें कुछ आता है, और नहीं आता है तो वो बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यदि आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे, यहाँ देखिए आप लोग पे डिपेंड करेगा कि ये मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट होगा या नहीं होगा। अगर आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चों का कमेंट आ गया कि सर मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट कीजिए,
तो मैं स्टार्ट करूंगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैं मॉडल पेपर को इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको मतलब एक क्वेश्चन से काफ़ी तरीके के कॉन्सेप्ट को कवर कर दूंगा। अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपका बनना तय है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि क्या कहते हैं, मॉडल पेपर मेरे ख्याल से तो बेटर होगा कि अब हमें मॉडल पेपर पे फोकस करना चाहिए। हमारे पास कम से कम 15 दिन का एक्स्ट्रा समय मिला है, तो इस 15 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉडल पेपर को ही कवर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग, आपको यही बताना था आज के, आपके लिए यही सरप्राइज था कि मॉडल पेपर सीरीज लॉन्च करना है। आप लोग का जैसा कमेंट होगा वही चीज़ किया जाएगा, ठीक है। और उदित फार्मेसी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप जाके इंस्टॉल करके आप इस पे देख सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन है। अब इस कोर्स का लेने का कोई फायदा भी नहीं, समय भी बहुत कम है, लेकिन हाँ उदित फार्मेसी क्लासेस फार्मेसी के लिए सबसे बेस्ट क्या कहते हैं है। यहाँ पे फार्मेसी के हर तरीके, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी एग्जाम होती हैं फार्मेसी में, सभी चीज़ें का क्या कहते हैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग का जैसा कमेंट आता है उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, ये दोनों चैप्टर को तो मैं करूंगा ही, हो सके 1-2 दिन बाद करूं, पहले मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट कर दूं। लेकिन अगर आप लोग का जैसा कमेंट होगा उस हिसाब से मैं काम करूंगा, ठीक है। तो आप लोग पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोग का कमेंट यस होगा कि नहीं मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट करना है, देन आपको कल एक वीडियो मिलेगा कि मॉडल पेपर सीरीज को कैसे मतलब ओरिएंट करेंगे, कैसे मॉडल पेपर का एक तरीके से शेड्यूल दूंगा मैं कि किस तरीके से मैं मॉडल पेपर कंप्लीट करूंगा और आपको कैसे उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सब आप पे डिपेंड करता है। आज रात में कमेंट पढ़ूंगा आपका कि क्या कहते हैं, क्या आप लोग बोल रहे हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेने का। एग्जाम में टाइम मिला है, टाइम गंवाने का नहीं, टाइम को यूज करने का। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।